समायरा मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। उसने दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट ली। वो भारी मन से सब छोड़ के जा रही थी। उसे रह रह कर बस यही बात सता रही थी कि ना जाने अब कब साहिल से मुलाकात होगी या होगी भी या नहीं। इधर साहिल को समायरा की लिखी चिट्ठी मिलती है। वो जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद करता है और चिट्ठी पढ़ने लगता है। डियर साहिल, जब तक ये चिट्ठी आपको मिलेगी मैं मुंबई से जा चुकी होंगी। मैं जानती हूँ ये जानकर आपको बहुत बुरा ही लगेगा। हो सकता है आप मुझसे आगे मिलना भी नहीं चाहोगे, पर मेरी मजबूरी है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं चाहते हुए भी रुक नहीं सकती, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। आखिर में मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अंकल और आंटी को मेरे बारे में सब सच बता देना कि मैं संजना नहीं समायरा हूँ। मैं तो चाहती थी कि खुद उनको सच बताऊं और उनसे माफ़ी मांग लूं, पर ये भी नहीं कर पाई। आपकी समायरा। चिट्ठी पढ़कर साहिल को यकीन नहीं हो रहा था कि समायरा जा चुकी है। वो बहुत उदास हो गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। क्या वो समायरा को रोकने एयरपोर्ट जाए या उससे मिलने दिल्ली? पर वो जाए तो जाए कहाँ? उसे शहर के अलावा और कहाँ कुछ पता था समायरा के बारे में। सुबह सबके उठने के बाद हमेशा की तरह सब अपना काम कर रहे थे। अनीता भी किचन का काम करके साहिल और राहुल को नाश्ता परोस समायरा के रूम की तरफ जाने लगी। तभी साहिल ने अनीता को टोक कर पूछा, मम्मी आप कहाँ जा रही हैं? अनीता, अरे देखो ना, आज संजना को उठने में लेट हो गया, उसे ही उठाने जा रही। साहिल, वो अपने कमरे में नहीं है। अनीता, कमरे में नहीं है? ओह, तब वो टेरेस पर होगी, मैं बुला कर लाती हूँ। साहिल, वो टेरेस पर भी नहीं है मम्मी। अनीता, वहाँ भी नहीं है? ओह, मैं भी ना, वो नहाने गई होगी, थोड़ी देर में आ जाएगी। साहिल, मम्मी वो घर पर नहीं है। अनीता, वो घर पर नहीं है? तुम ये क्या बोल रहे हो साहिल? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। साहिल खुद को संभालते हुए कहता है, मम्मी एक्चुअली उसकी कोई फ्रेंड आई थी तो वो उसके साथ चली गई। अनीता, क्या फ्रेंड के साथ चली गई? पर मिलकर जाना चाहिए था ना, ऐसे बिना बताए कैसे जा सकती है वो? साहिल, मम्मी उसने बोला था आप लोगों से मिलने के लिए, पर मैंने ही मना कर दिया। सुबह का समय था और सब सोए हुए थे, तो मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। पास बैठा राहुल उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने कहा, ओहो मम्मी, कोई बात नहीं, हम दी से फ़ोन पर बात कर लेंगे। भैया आपने संजना दी का फ़ोन नंबर तो ले लिया है ना? साहिल, नहीं नहीं, मैं भूल गया। राहुल, ओहो भाई, आप कैसे भूल सकते हैं? अब हम संजना दी से कैसे मिल पाएंगे? अनीता, परेशान मत हो राहुल, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा संजना से मिलने का। वैसे भी हमने कब सोचा था कि हम उससे मिलेंगे? वो तो भगवान की मर्जी थी जो हम संजना से मिले। उसी तरह अगर हमें फिर से मिलना होगा तो हम जरूर मिलेंगे। अनीता इशारों में साहिल को समझा रही थी, क्योंकि उसने साहिल के चेहरे की उदासी और परेशानी देख ली थी। इधर समायरा भी अपने घर पहुंचती है। सब उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही दिव्या ने उसे गले से लगा लिया, पर मिस्टर भारद्वाज वहीं सामने सोफे पर बैठे थे। समायरा अपनी माँ और प्रिया से मिलने के बाद अपने पापा से मिलने गई। समायरा, आई एम सॉरी पापा, मुझे बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। मिस्टर भारद्वाज, और कितनी गलतियां करोगी तुम? समायरा, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हें समझाते समझाते। ये सब मैं किस लिए कहता हूँ? तुम्हारी भलाई के लिए ही ना, पर तुम हो कि समझती ही नहीं। बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। जैसा मैं कहूँगा वही तुम करोगी। मैं कल ही अपने बिजनेस फ्रेंड से मिलकर उनके बेटे और तुम्हारी शादी फिक्स करता हूँ। समायरा, जानती हूँ पापा, आप ये सब मेरी भलाई के लिए ही कहते हैं, और अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही अब मैं करूँगी। पर मैं आखिरी बार कुछ कहना चाहती हूँ। मिस्टर भारद्वाज के पूछने पर समायरा कहती है कि उसे अपनी आगे की पढ़ाई कंप्लीट करनी है और उसके बाद सारी बात मानने को तैयार हूँ। मिस्टर भारद्वाज भी आखिर में उसकी बात मान जाते हैं और अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सामने खड़ी दिव्या और प्रिया उनकी बातें सुन रही थी। प्रिया ने समायरा से कहा, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम तो साहिल को पसंद करती हो ना, तो फिर अंकल की बात कैसे मान सकती हो? समायरा, मुझे पता है प्रिया, इसलिए तो मैंने पापा से समय मांग लिया है। मुझे नहीं पता कि आगे से मैं कभी साहिल से मिल भी पाऊंगी या नहीं। अगर मिल गई तो मुझसे ज़्यादा कोई खुश नहीं हो सकता, मगर मैं पापा को भी परेशान नहीं कर सकती। इसलिए अगर मैं साहिल से नहीं मिल पाई तो कोई तो खुश रहना चाहिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई।
प्रिया समायरा के बहुत करीब थी, इसलिए उसके दिल का हाल अच्छे से समझ सकती थी और उसके चेहरे की परेशानी भी अच्छे से देख सकती थी। इधर साहिल भी बहुत परेशान था। वो किसी भी तरह समायरा से बस एक बार मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था कि उसने बिना उसे बताए ऐसा क्यों किया। वो अपने ऑफिस में भी अकेलेपन में बस समायरा को याद कर रहा था। तभी सुबह में कहीं अनीता की बात उसे याद आ गई। उसे एक बार फिर हिम्मत मिली और उसने सोचा अब चाहे जो भी हो वो समायरा पर अपना यकीन बनाए रखेगा और एक दिन उससे जरूर मिलेगा। दोनों की जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, पर दोनों के बीच का प्यार कम नहीं हुआ। दोनों ही बस एक दूसरे से मिलने का इंतजार कर रहे थे। समायरा अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। वो हर रात साहिल और मुंबई की हर बात याद करती। वो साहिल को अपने दिल का हाल बताना चाहती थी, इसलिए वो अपनी सारी बातें एक डायरी में लिखने लगी ताकि जब वो उससे मिले तो उसे बता पाए कि उसने साहिल को कितना मिस किया। साहिल भी अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगा। वो अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाना चाहता था, पर वो भी हर रात समायरा को याद करता, उसके साथ बिताए हर पल को याद करता। साथ ही उसे ये भी यकीन था कि एक दिन वो उससे जरूर मिलेगा। समय गुजरते देर कहाँ लगती है, समय को तो मानो पंख लगे होते हैं। आज 2 साल बीत गए हैं। समायरा का जन्मदिन है आज, पर उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही है। वो ऊपर से तो खुश है, पर अंदर बहुत कुछ छुपा रखा है। समायरा अपने रूम में थी जब प्रिया उसके कमरे में आती है। प्रिया उसे बर्थडे विश करती है, फिर उससे कहती है बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ तुझसे। समायरा हाँ, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। प्रिया पूछो ना। प्रिया आखिर कब तक तुम ऐसे रहोगी? अंकल को सब बता क्यों नहीं देती हो? मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती हूँ, और अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, कहीं तुम्हें सब बताने में देर ना हो जाए। इन 2 सालों में समायरा की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी और अपने पिता से लिया गया समय भी। अब तो समायरा की उम्मीद ने भी जवाब दे दिया था कि वो कभी साहिल से मिल नहीं पाएगी। समायरा मैं अब कुछ नहीं कर सकती प्रिया, बहुत देर हो चुकी है। अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि मैं साहिल से मिल पाऊंगी, इसलिए अब मैं पापा को और परेशान नहीं कर सकती और तुम भी सब भूल जाओ। प्रिया मैं तो भूल जाऊंगी, पर क्या तुम सब कुछ भुला पाओगी? इतना कहकर प्रिया उसके कमरे से चली गई। समायरा बेबस सी वहीं अपने कमरे में ही बैठी रही, अपनी यादों में खो गई कि किस तरह साहिल ने उसका जन्मदिन खूबसूरत बना दिया था। वो उसकी जिंदगी के सबसे खुशनुमा पल थे। दूसरी तरफ साहिल ने भी इन 2 सालों में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया था। उसका नाम भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर लिया जाने लगा। साहिल ने बहुत मेहनत की थी ये सब हासिल करने के लिए। वो नई ऊंचाइयों को छू रहा था, पर एक शख्स जिसको वो भुला नहीं पाया था वो थी समायरा। समायरा की याद अब भी उसके दिल में इस कदर थी कि मानो वो कभी उससे जुदा हुआ ही नहीं। उसे समायरा की हर एक बात अब भी याद थी, और उसका जन्मदिन, उसकी हंसी, उसकी बातें, कुछ भी तो नहीं भूल पाया था साहिल। आज साहिल और उसका परिवार उसके एक बिजनेस पार्टी के लिए दिल्ली जा रहे थे। अनीता ने तो बहुत मना किया था, पर साहिल के मनाने पर सब साथ जाने के लिए तैयार हो गए। रात के समय समायरा और उसका परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मिस्टर भारद्वाज ने कहा कल मैंने एक पार्टी रखी है, इसमें मैंने अपने सारे बिजनेस पार्टनर और कुछ जाने माने बिजनेस से जुड़े लोगों को बुलाया है, और हाँ मेरे खास दोस्त और उसका परिवार भी आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि समायरा उसके बेटे से मिले। तुम सब भी तैयारी कर लो, समायरा का जन्मदिन भी सेलिब्रेट हो जाएगा और वो लोगों से भी मिल लेगी। दिव्या ने समायरा की तरफ देखा। वो चुपचाप अपना खाना गले से नीचे उतार रही थी। दिव्या अपनी बेटी को इस तरह देख नहीं सकती थी, पर माँ होकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। इसका अफसोस भी उसे हो रहा था। फिर भी दिव्या ने हिम्मत करते हुए अपने पति से कहा अभी तुरंत तो समायरा की पढ़ाई पूरी हुई है, और अभी ये सब एक बार उससे पूछ लेते तो। इतना सुनते ही मिस्टर भारद्वाज ने कहा इस पर बात बहुत पहले ही हो चुकी है, और मैं भी समायरा का पिता हूँ, मुझे पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इतना कहकर वो उठकर चले गए। समायरा अपनी माँ से कहती है माँ आप मेरी चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ और पापा ने ठीक ही कहा है, इसलिए जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा। मैं उन्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। और वो भी अपने कमरे में चली जाती है। दिव्या वहाँ बैठकर सोचती रह जाती है कि कैसे चिंता ना करूं। हे भगवान अब आप ही कुछ करिए ताकि मेरी बेटी की खुशियों से मिल जाएं। दूसरे दिन साहिल और उसका परिवार दिल्ली पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो एक होटल में ठहरते हैं।
साहिल भी फ्रेश होकर होटल की बालकनी में बैठा और समायरा की तस्वीर निकालकर मन ही मन सोचने लगा, समायरा देखो, आज मैं तुम्हारे शहर तक आ पहुंचा। ऐसा लग रहा है तुम मेरे आसपास ही हो, बस नजरों से दूर हो। देखना, बहुत जल्द तुम मेरी नजरों के पास होगी, मेरे पास होगी। बस जिस तरह मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, उसी तरह तुम मेरा इंतजार कर रही होगी। बेसब्र आंखों की तड़प और भी बढ़ जाती है जब दिल तुम्हारे दीदार की जिद करता है। शाम को सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वो पार्टी वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। साहिल सबके साथ अंदर आता है। वहाँ उसे कुछ और भी लोग मिलते हैं जो उसके बिजनेस के जाने पहचाने होते हैं। वो सबसे मिलता है और अपनी अपनी फैमिली से भी मिलवाता है। फिर वो अपनी फैमिली को एक टेबल पर बिठाकर खुद पार्टी के होस्ट से मिलने के लिए चला जाता है। वो एक हाथ में फूलों का बुके लेकर स्टेज की तरफ बढ़ता है। इधर समायरा भी पार्टी के लिए तैयार होती है। फिर वो सब भी पार्टी के लिए निकल जाते हैं। पार्टी बहुत ही बड़ी जगह पर ऑर्गेनाइज की गई थी। यहाँ एक तरफ खाने के लिए टेबल्स लगाए गए थे, दूसरी तरफ म्यूजिक का भी इंतजाम किया गया था और सामने एक स्टेज फूलों से बहुत ही सुंदर सजाया गया था। पार्टी में पहुंचकर समायरा चुपचाप अपने माँ पापा के साथ स्टेज पर खड़ी थी। उसके पापा सभी से मिलते और फिर उसको भी इंट्रोड्यूस करते। समायरा बेमन से एक झूठी सी मुस्कान के साथ सबसे मिल रही थी। पास खड़ी प्रिया ये सब देख रही थी। वो समायरा को यहाँ से बहुत दूर ले जाना चाहती थी ताकि वो सुकून की सांस ले सके। वो समायरा के पास जाकर उससे बातें करती है और थोड़ी देर के लिए अपने साथ चलने को कहती है। वो उसके साथ जाने को होती है कि तभी अचानक किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। ये आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगती है। वो पीछे मुड़कर देखती है। सामने साहिल था जो उसके पापा से बातें कर रहा था। समायरा के पापा साहिल को अपनी बेटी से मिलवाते हुए कहते हैं, मीट माई डॉटर समायरा। साहिल उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो, आई एम साहिल। पर जब उसकी नज़र समायरा पर पड़ती है तो वह चौंक जाता है। साहिल को तो ऐसा लगा जैसे उसकी मन की मुराद पूरी हो गई हो। आपको देखकर ये निगाह रुक जाएगी, खामोश अब हर बात कह जाएगी। पढ़ लो इन आँखों में अपनी मोहब्बत, कसम से सारी कायनात इसे सुनने को थम जाएगी। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे दोनों को बस इसी दिन का इंतजार था। सामने खड़ी प्रिया भी दोनों को देख रही थी, पर वो कुछ समझ ना सकी। वो उसे कहती है, समायरा कहाँ खो गई, चलो यहाँ से, और उसे ले जाती है। साहिल उसे देखता रह जाता है, पर मन ही मन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। प्रिया उसे अंदर एक कमरे में लाती है। उससे कहती है, मैं समझ सकती हूँ समायरा, तुझे यहाँ आने का बिल्कुल मन नहीं था। तू यहाँ पर नहीं रहना चाहती, पर मजबूरी में रह रही है। एक काम कर, तू तेरे पापा को बोल दे तेरी तबीयत ठीक नहीं और मैं तुझे घर ले जाती हूँ। समायरा खुशी से उसे गले लगा लेती है और कहती है, प्रिया प्रिया प्रिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता था वो मुझे यहाँ ऐसे मिल जाएगा। मैं तुझे बता नहीं सकती, अगर आज मैं यहाँ नहीं आती तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठती। प्रिया उसे देखकर कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, पर समायरा की बेजान सी मुस्कुराहट में जान आ गई थी और प्रिया उससे पूछती है, कौन मिल गया, क्या हो गया? मैंने इन 2 सालों में कभी तुझे इतना खुश नहीं देखा। समायरा, कैसे खुश होती, वो तो आज मिला है ना। प्रिया, कौन? समायरा चहकते हुए कहती है, साहिल। प्रिया, क्या साहिल? तेरा साहिल? मुंबई वाला साहिल? समायरा, हाँ प्रिया, मेरा साहिल। समायरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो प्रिया को साहिल के बारे में बता रही थी कि साहिल यहीं है, इसी पार्टी में, और ये बताते समय उसके चेहरे पर जो खुशी और चमक थी वो 2 सालों से कहीं गुम हो चुकी थी। सच्ची। प्रिया भी ये बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा, साहिल यहाँ है, आखिर वो तुझे ढूंढता हुआ यहाँ आ ही गया। अब मुझे उससे मिलवाओगी या उसके बारे में बताती ही रहोगी? समायरा, हाँ हाँ मिलवाती हूँ, मैं भी कहाँ ठीक से मिल पाई, तू मुझे इधर ले आई। फिर दोनों पार्टी में चली गईं और साहिल को ढूंढने लगीं। समायरा की आंखों को तो बस साहिल की तलाश थी। चलो आज फिर एक गलती करके देखते हैं, आज फिर उनसे मोहब्बत करके देखते हैं, उनके दिल में चाहत है या नहीं। आज फिर उनसे मुलाकात करके देखते हैं। दिव्या और मिस्टर भारद्वाज दोनों दूर से समायरा को देख रहे थे।
दिव्या ने अपनी बेटी को बहुत दिनों के बाद ऐसे खुश देखा था। उसने सोचा शायद अब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है तो अच्छा ही है। और मिस्टर भारद्वाज ने भी सोचा कि शायद यहाँ लोगों से मिलने के बाद अब वो बेहतर महसूस कर रही है और अब उसे नए रिश्ते को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर समायरा चहकती हुई सबसे मिलती हुई इधर उधर साहिल को ढूंढ रही थी कि अचानक उसकी नज़र सामने के टेबल पर पड़ी जहाँ साहिल का परिवार बैठा हुआ था। अनीता, अनिल और राहुल सबको देखकर वो बहुत खुश हुई। उसने प्रिया को बताया, प्रिया वो देखो साहिल की फैमिली। प्रिया तो चलो उनसे मिलते हैं, किस बात का इंतजार है। समायरा भी आगे बढ़ने लगी पर अचानक उसके कदम रुक गए। प्रिया क्या हुआ, तू रुक क्यों गई। समायरा मैं जब वहाँ से आई थी तब एक चिट्ठी छोड़ दिया था जिसमें मैंने साहिल को अपने बारे में अंकल आंटी को सब बता देने को कहा था। उसने ज़रूर बताया होगा, हो सकता है अब वो लोग मुझसे मिलना पसंद ना करें। और समायरा उदास हो जाती है। प्रिया देख समायरा, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये भी तो हो सकता है साहिल को लेटर मिला ही ना हो या उसने अपनी फैमिली को कुछ बताया ही ना हो। और अगर बता दिया होगा तो भी क्या, हम वापस आ जाएंगे। एक बार चलकर बात करके तो देख। समायरा और प्रिया टेबल के पास पहुंचती हैं। अनीता की नज़र उस पर पड़ती है और वो कहती है, अरे संजना बेटा तुम यहाँ। समायरा अनीता से अपना नाम संजना सुनकर चौंक गई। उसने कहा, जी आंटी आप कैसे हैं, आप लोग को यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। इससे पहले कि समायरा कुछ और कह पाती साहिल वहाँ आ गया और बीच में ही बोलने लगा। साहिल, अरे संजना तुम यहाँ, मम्मी हमेशा तुम्हें याद करती हैं और राहुल वो तो कुछ ज़्यादा ही याद करता है। उस दिन तुम अपनी दोस्त के साथ चली गई थी और मैं तुम्हारा नंबर लेना भूल गया था, पर देखो आज तुम मिल गई। आज नंबर लेना नहीं भूलूंगा। और हंसने लगा। समायरा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। फिर वो सबसे खुशी खुशी मिली और प्रिया को भी सबसे मिलवाया। प्रिया ने समायरा से कहा, यार तेरा साहिल तो काफ़ी स्मार्ट है, अब देख उसने आंटी जी को तो कुछ भी नहीं बताया। समायरा, हाँ मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे उससे अकेले में बात करनी है, तू कुछ करना। प्रिया प्रिया हाँ ठीक है मैं कुछ करती हूँ, वैसे भी तुम दोनों को मिलाने का काम तो मेरा ही है। प्रिया समायरा को छेड़ते हुए बोली। फिर समायरा को एक कमरे में रुकने को बोलकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद उस कमरे में खटखटाहट होती है। समायरा कहती है, कौन है। तभी उधर से आवाज़ आती है, मैं अंदर आ सकता हूँ। आवाज़ सुनते ही समायरा का दिल तेजी से धड़कने लगता है क्योंकि वो आवाज़ साहिल की थी। उसने कहा, आ जाइए। साहिल कमरे के अंदर आता है। वहाँ समायरा को देखता है तो उसका पहले से ही इंतजार कर रही होती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते हैं। साहिल की आंखें भी बहुत कुछ कह रही थीं। तेरी झील सी आंखों में डूब जाने को दिल चाहता है, वफा पर तेरी बर्बाद होने को दिल चाहता है। कोई संभाले हमें, बहक रहे हैं कदम, तेरे इश्क में मर जाने का दिल चाहता है। समायरा ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आप यहाँ। साहिल ने मजाक करके माहौल को हल्का करते हुए कहा, मैं बिजनेसमैन हूँ ना यार, तो बिजनेस पार्टी में चला जाता हूँ कभी कभी। समायरा भी हंसने लगी। साहिल ने फिर कहा, इतने दिनों में तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई। समायरा ने साहिल की तरफ देखा। उसकी आंखों में भी वही बेचैनी, वही तड़प थी और वही इंतजार था जो समायरा इतने दिनों से महसूस करती थी। समायरा को समझने में बिल्कुल भी देरी ना लगी कि साहिल भी उसके लिए उतना ही तड़पता है जितना वो उसके लिए। आखिर पता भी कैसे न चलता, प्यार है ही ऐसा एहसास जो आंखों में ही दिख जाता है। समायरा की आंखों में आंसू छलक गए। उसने कहा, ऐसा कोई भी दिन नहीं था साहिल जब मैंने आपको याद ना किया हो। समायरा के आंसू देखकर साहिल को भी समझते देर ना लगा कि जितना वो समायरा की याद में तड़पा है उतना ही वो तड़पती थी। साहिल ने अपनी बाहें फैलाकर कहा, जब इतना याद की हो तो आज मिलकर भी इतनी दूर क्यों खड़ी हो। समायरा भागती हुई जाकर साहिल से लिपट गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अपनी हर सांस में आबाद किया है तुमको, ऐ मेरी जान, बहुत याद किया है तुमको। मेरी जिंदगी में तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, अपनी जिंदगी से बढ़कर प्यार किया है तुमको। दोनों कुछ लम्हों तक ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहे, जैसे आज वो उन दिनों की दूरियों का हिसाब चुकता कर रहे हों जितने दिन वो दूर रहे। थोड़ी देर बाद साहिल ने कहा, इतना प्यार करती हो मुझसे।
तो मुझे कभी ढूंढा क्यों नहीं? समायरा, मैं मजबूर थी साहिल, मैं घर से बाहर नहीं आ सकती थी और आपका कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था जिससे आपको बता पाती। फिर दोनों ने अपने बिताए सारे पलों के बारे में बताया, जब दोनों साथ तो नहीं थे पर एक दूसरे को हमेशा याद करते थे। साहिल ने बताया कि जब वो गई तो उसने कैसे खुद को संभाला और घर पर भी कुछ नहीं बताया। समायरा ने अपनी पढ़ाई और उसके पापा के शर्त के बारे में बताया। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे की बाहों में बैठे हुए ही बातें करते रहे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उधर से आवाज आई, समायरा, मैं अंदर आ जाऊं क्या? वो प्रिया थी। समायरा ने उसे अंदर आने दिया। प्रिया, अरे अजीब हाल है, कब से तुम दोनों बातें किए जा रहे हो, मुझे तो भूल ही गए और ये भी भूल गए कि तुम दोनों पार्टी में आए हो। अब बाहर सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, अब बाहर चलो वरना सबको शक हो जाएगा। और हाँ, जाने से पहले एक दूसरे का नंबर जरूर ले लेना, वरना फिर पता नहीं कब मिल पाए। तीनों हंसने लगे और फिर कमरे से बाहर पार्टी की तरफ चले गए। पहले प्रिया और समायरा गए और थोड़ी देर बाद साहिल भी बाहर निकलकर अपने परिवार के साथ पार्टी एंजॉय करता है। सब पार्टी से अपने अपने घर को लौट गए थे। समायरा और उसकी फैमिली भी अपने घर पहुंची। समायरा के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि आज वो कितना खुश है। उसके माँ पापा उसे खुश देखकर संतुष्ट थे। जब वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी तब उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटा तू खुश तो है ना? समायरा अपनी माँ को गले लगाकर कहती है, खुश? माँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने आज मुझे सब कुछ दे दिया है। अपनी बेटी के मुंह से ये सब सुनकर दिव्या मन ही मन बहुत खुश हुई। फिर दोनों अपने कमरे की तरफ चली गईं। इधर साहिल भी अपनी फैमिली के साथ होटल वापस आ जाता है। साहिल भी समायरा को वापस पाकर बहुत खुश था और अनीता भी बहुत खुश थी अपने बेटे के चेहरे की खुशी देखकर, क्योंकि उसे अंदाजा था साहिल समायरा को पसंद करता है। साहिल अपने रूम में था और रह रहकर उसे समायरा की याद आ रही थी। वो किस तरह बच्चों की तरह रोते हुए उससे आकर लिपट गई, जैसे कब से बस उसी का इंतजार कर रही थी। साहिल उससे बात करना चाहता था। उसने समायरा को कॉल लगाने की सोची। साहिल ने कॉल लगाया और एक रिंग पर ही समायरा ने कॉल उठा लिया, मानो जैसे वो साहिल के कॉल का ही इंतजार कर रही थी। साहिल, अरे इतनी जल्दी कॉल उठा लिया? लगता है किसी के कॉल का इंतजार कर रही थी। अच्छा, तो मैं फ़ोन रख देता हूँ, तुम जिसका इंतजार कर रही थी उससे बात कर लो, साहिल ने मजाक करते हुए कहा। समायरा, क्या साहिल, मैं आपके अलावा और किसका इंतजार करूँगी? मैं भी आपको कॉल लगाने का ही सोच रही थी कि आपने कॉल लगा दिया। साहिल, ओहो, तो बोलो क्या बोलना था? समायरा, मैं क्या बोलूँ साहिल? साहिल, अरे तुमने ही तो बोला कि तुम मुझे कॉल करने वाली थी, तो बताओ क्या बोलना था? समायरा, ओह साहिल, आप मुझे क्यों सता रहे हैं? साहिल हंसते हुए, सॉरी समायरा, हाँ तुम्हें थोड़ा परेशान कर रहा था। इतने दिनों के बाद मिली हो ना, तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मुझे वापस मिल गई हो, इसलिए बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ हंसते हुए सारी जिंदगी बीत जाए। आई लव यू सो मच समायरा। समायरा भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ साहिल, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। मैं तो हिम्मत ही हार दी थी कि शायद अब आपसे नहीं मिल पाऊंगी, पर देखिए आज हम मिल ही गए। अब आपसे कभी दूर नहीं जाना मुझे। आई लव यू टू साहिल। दो बातें उनसे की तो दिल का दर्द खो गया। लोगों ने हमसे पूछा, तुमको क्या हो गया? हम तो बस यूं ही मुस्कुराकर रह गए। अब कैसे कहें हमें किसी से प्यार हो गया। दोनों ने काफी देर तक बातें की। बातें करते हुए कब आंख लगी दोनों को पता ही नहीं चला। सुबह जब समायरा की नींद खुली तो उसने देखा कॉल लाइन पर ही थी। उसने 2-3 बार हेलो कहा, तब उधर से आवाज आई, हाँ समायरा बोलो, मैं सो गया था, पता नहीं चला। साहिल भी आंखों को मलते हुए बोला, समायरा, हाँ साहिल, मैं भी। चलिए अब उठ जाइए और अपने काम कर लीजिए, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। साहिल ने भी सहमति जताते हुए फ़ोन रख दिया। समायरा फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए नीचे आती है। सब टेबल पर बैठे होते हैं। समायरा अपने माँ पापा को गुड मॉर्निंग कहती है और वो भी बैठ जाती है। तभी मिस्टर भारद्वाज ने कहा, लग रहा है कि कल की पार्टी के बाद अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो। समायरा, जी पापा। मिस्टर भारद्वाज, अच्छी बात है। कल मैंने खाने पर अपने एक खास दोस्त और उसकी फैमिली को बुलाया है। कल की पार्टी में वो लोग नहीं आ पाए थे, इसलिए घर पर बुला लिया ताकि वो लोग तुमसे मिल सकें।
तो कल तुम अच्छे से तैयार रहना। इतना सुनते ही समायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। ये सब दिव्या ने देखा और उसे थोड़ा अजीब भी लगा। नाश्ता करके सभी अपने अपने काम में लग गए। समायरा अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसकी माँ दिव्या उसके कमरे में आती है। समायरा, अरे माँ आप, कुछ काम था तो मुझे बुला लेती। दिव्या, हाँ काम तो जरूरी था, इसलिए तो खुद ही चली आई। समायरा, हाँ माँ बोलिए ना, क्या काम था। दिव्या, पहले तू बता क्या चल रहा है। समायरा, मैं कुछ समझी नहीं। दिव्या, मैंने देखा कल तू और प्रिया बहुत खुश थे, फिर थोड़ी देर के लिए कहीं गायब भी हो गए थे, और आज जब तेरे पापा ने किसी से मिलने के लिए बोला तो तेरे चेहरे का रंग उतर गया। आखिर बात क्या है। थोड़ी खामोशी के बाद समायरा बोली, माँ कल पार्टी में मुझे साहिल मिले। वो और उसकी पूरी फैमिली वहाँ मौजूद थे। मैं उनसे मिली, वो लोग बिल्कुल उसी प्यार से मुझसे मिले, इसलिए मैं बहुत खुश थी। और साहिल मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना वो पहले करते थे। वो भी मेरा इंतजार ही कर रहे थे। दिव्या ये सब चुपचाप सुन रही थी। समायरा की पूरी बात सुनने के बाद उसने समायरा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम क्या चाहती हो बेटा। समायरा, माँ साहिल बहुत अच्छे हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें पसंद करती हूँ। साहिल की फैमिली में अंकल आंटी और राहुल सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माँ मैं अपनी आगे की जिंदगी साहिल के साथ बिताना चाहती हूँ। दिव्या, अगर तू ऐसा चाहती है तो ऐसा ही होगा। मेरी बेटी की खुशियों में कोई रुकावट नहीं आएगी। अब ये बताओ मुझे कब मिला रही हो साहिल और उसकी फैमिली से। दिव्या ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। समायरा ने तसल्ली भरी मुस्कान भरते हुए कहा, हाँ जरूर माँ, जब आप कहिए। शाम को साहिल अपना काम खत्म करके समायरा को कॉल करता है। साहिल, हेलो समायरा, कैसी हो, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन। समायरा, मैं अच्छी हूँ साहिल, आप बताइए आपका दिन कैसा रहा। साहिल, मैं तो ठीक हूँ, पर ये क्या, तुम इतनी उदास क्यों हो, क्या हुआ। समायरा ने सुबह की बात बताई और कहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है साहिल। मैंने पापा की सारी बात मानने का वादा किया है, अब उनको मना कैसे करूं। साहिल हंसते हुए कहता है, बस इतनी सी बात पर परेशान हो रही हो। अब मैं आ गया हूं तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वो ही करो जो तुम्हारे पापा कहते हैं, क्योंकि तुम एक अच्छी बेटी हो समायरा, और मुझ पर भरोसा रखो। समायरा, ठीक है साहिल, जैसा आप कहो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। दूसरे दिन सुबह से समायरा के घर पर हलचल थी। दिव्या किचन में तरह तरह की डिश बना रही थी। समायरा के पिता भी गेस्ट के लिए बाहर हॉल में सब अरेंजमेंट करवा रहे थे। समायरा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। वो आईने के सामने बैठकर अपने बाल बना रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं आज क्या होने वाला है। साहिल क्या करेंगे, मैं क्या करूं, पापा से बात करूं। तभी नीचे से आवाज आई, समायरा नीचे आना बेटा। समायरा चुपचाप गुमसुम सी नीचे आ जाती है। वो हॉल में आती है। वहां आकर उसने जो देखा वो देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसे अपने देखे हुए पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। समायरा हॉल में आती है और मेहमानों में एक चेहरा देखकर चौंक जाती है। वो चेहरा था साहिल का। समायरा चुपचाप आकर अपनी माँ के पास बैठ जाती है। तभी उसके पापा समायरा का परिचय सबसे करवाते हैं और समायरा को भी सबके बारे में बताते हैं। साथ ही सामने दिखाते हुए कहते हैं, ये है अमित, मिस्टर कुमार के वन एंड ओनली सन। ये अब अपने पापा के बिजनेस में हेल्प करते हैं। और समायरा और अमित ने एक दूसरे को हेलो कहा, एक स्माइल दी। तभी दिव्या समायरा की माँ ने कहा, और ये कौन है, इनका परिचय तो आपने दिया ही नहीं। मिस्टर भारद्वाज, हाँ ये मिस्टर साहिल हैं। इनकी मीटिंग थी आज मेरे साथ, जो बहुत ही ज़रूरी था, और मैं बिजी था इसलिए इनको घर पर आना पड़ा। और फिर साहिल को कहते हैं, आई एम सो सॉरी मिस्टर साहिल कि आपको परेशानी उठानी पड़ी और घर तक आना पड़ा। साहिल, इट्स ओके सर, आई एम फैन। फिर सब एक दूसरे से हल्की बात करते हैं। समायरा चुपचाप नजरें झुकाए वहीं बैठी हुई थी, पर साहिल की नज़रें सबसे छुपाकर उसे ही देख रही थीं। थोड़ी देर में समायरा के पापा ने समायरा से कहा, अरे बेटा तुम अमित को अपने साथ ले जाओ और आपस में बातचीत करो, तुम दोनों यहाँ हमारे बीच बोर हो रहे होगे। और सबने हाँ में सहमति दी। समायरा को अमित के साथ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर वो कर भी क्या सकती थी। वो उठी और अमित को अपने साथ ऊपर टेरेस पर ले जाने लगी, जो उसके रूम के पास ही था। साहिल ये देख रहा था पर अभी कुछ कर नहीं सकता था।
तभी दिव्या उठी और सबको चाय देने लगी। साहिल को चाय देते समय कप थोड़ा टेढ़ा हो गया, जिससे चाय उसके ऊपर गिर गया। दिव्या ने कहा, सो सॉरी बेटा, गलती से हो गया, तुम जल्दी से इसे साफ कर लो। और ऊपर जाती समायरा को रोकते हुए बोली, अरे समायरा बेटा, साहिल की मदद कर दो, गलती से मेरे से चाय गिर गई है। समायरा, जी माँ। साहिल भी उन दोनों के साथ ऊपर की तरफ चल दिया। समायरा ने साहिल को अपने रूम में वॉशरूम दिखाते हुए कहा, आप यहाँ चले जाइए और कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं यहीं हूँ। इतना बोलकर वो अमित के साथ टेरेस पर चली गई। वो दोनों बात शुरू करने ही वाले थे कि तभी साहिल की आवाज़ आई, समायरा जी, थोड़ी हेल्प कर देंगी क्या? समायरा अमित को इशारा करते हुए रुकने को कहा और साहिल की हेल्प करने को चली गई। समायरा साहिल के पास जाकर कहती है, जी क्या हेल्प करूं? साहिल उसका हाथ पकड़कर वॉशरूम के अंदर खींचते हुए मजाक करते हुए बोला, लगता है चाय कुछ ज़्यादा ही अंदर चला गया है, साफ करने में हेल्प कर दो ना जी। समायरा, अरे साहिल क्या कर रहे हो, किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा, छोड़िए भी। साहिल, अरे हेल्प ले रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। समायरा को समझ आ रहा था कि साहिल उसके साथ मजाक कर रहा था। वो बोली, अच्छा हेल्प चाहिए, ओके करती हूँ, और उसकी शर्ट साफ करने लगी। तभी बाहर की तरफ देखकर अचानक बोली, अरे पापा आप। साहिल थोड़ा घबरा गया और सामने देखने लगा, पर उधर कोई नहीं था। समायरा हंसने लगी और बोली, आपको बहुत शरारत सूझ रही थी ना, तो मैंने भी छोटी सी शरारत की। साहिल, अच्छा जी, मुझसे होशियारी। समायरा, अरे नहीं साहिल, अमित यहीं पर है, अब बाहर चलिए वरना उसको शक हो जाएगा। फिर दोनों टेरेस की तरफ चले गए। अमित और साहिल ने थोड़ी बातें की। तभी अमित को किसी का कॉल आ गया और वो दूसरी तरफ चला गया। तब समायरा ने साहिल से पूछा, साहिल अब बताइए आप यहाँ कैसे, ये सब कैसे किया आपने? तभी वहाँ दिव्या भी आ गई। साहिल और दिव्या एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे। समायरा, माँ आप, मतलब आपको भी पता था, मुझे भी तो बताइए ये सब क्या हो रहा। साहिल, ये सारा क्रेडिट तो आंटी जी को ही दिया जाता है, ये सब इनका आइडिया था। सच में अगर इन्होंने हेल्प नहीं की होती तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता था। समायरा ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और दिव्या को गले लगाकर कहती है, थैंक यू माँ, आई लव यू। फिर साहिल बताता है, मैं सोच रहा था कि क्या करूं, कैसे तुम्हारी मदद करूं, कि तभी प्रिया का कॉल आया। अच्छा हुआ जो पार्टी में हम लोगों ने अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। प्रिया ने कॉल करके बोला कि उसे हमारे प्रॉब्लम के बारे में पता है और वो हमारी मदद करना चाहती है। साथ ही उसने बोला कि कोई है जो इस प्रॉब्लम से निकलने में हमारी मदद करना चाहता है। प्रिया ने किसी को कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया और उधर से आवाज़ आई, हेलो साहिल बेटा, मैं दिव्या हूँ, समायरा की मम्मी। समायरा जो ये सारी बातें ध्यान से सुन रही थी, अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया और इशारे से थैंक यू बोला। फिर साहिल ने बताया, आंटी जी की आवाज़ सुनकर मैं थोड़ा अचंभित हो गया, पर फिर उन्होंने बताया कि तुमने हमारे बारे में पहले ही उन्हें सब बता दिया है और इसलिए वो तुम्हारी खुशी के लिए हमारी हेल्प करेंगी। और फिर सारा प्लान उन्होंने ही बनाया। उन्होंने ही पहले मुझे तुम्हारे पापा के साथ अर्जेंट मीटिंग सेट करने को कहा और उधर ऑफिस में भी प्रिया के पापा की हेल्प से सारी बातें हैंडल कर ली। और जब आज मैं ऑफिस गया तो तुम्हारे पापा ने मीटिंग कैंसिल कर दी। मैं जानता हूँ उन्हें घर पर मुझसे मिलने के लिए भी तुम्हारे पापा को आंटी जी ने ही मनाया होगा। समायरा इमोशनल होकर अपनी माँ की तरफ देखने लगी और कहा, माँ आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, वो भी पापा से छुपाकर, बिना उनके गुस्से की परवाह किए। दिव्या, समायरा बेटा, तू उसकी चिंता मत कर, तेरे पापा को मैं संभाल लूंगी, तू बस अपने और साहिल के बारे में सोच। मुझे तो साहिल बहुत ही पसंद आया, अब इसकी फैमिली से मिलकर तुम दोनों के रिश्ते की बात पक्की करनी है। दिव्या की बात सुनकर समायरा और साहिल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी अमित अपना कॉल अटेंड करते हुए आया और बोला, सो सॉरी, मुझे थोड़ा टाइम लगा, एक ज़रूरी कॉल आ गया था। दिव्या, कोई बात नहीं बेटा, बातें तो होती रहेंगी, पहले कुछ खाना खा लो, मैं तुम लोगों को बुलाने ही आई थी। और फिर सब नीचे खाने के टेबल पर आते हैं, सब एक साथ खाना खाते हैं और साहिल दिव्या के बनाए खाने की भी तारीफ भी करता है। खाने के बाद अमित और उसकी फैमिली चली जाती है। इधर थोड़ी देर साहिल और मिस्टर भारद्वाज
बिजनेस से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं और बाद में साहिल भी चला जाता है। रात में एक तरफ साहिल और समायरा एक दूसरे से आज की मुलाकात के बारे में बात करते हैं और अपने मिलने की उम्मीद पक्की करते हैं। वहीं दूसरी तरफ समायरा के पापा भी अमित को लेकर बात पक्की करने के बारे में दिव्या से बात करते हैं। मिस्टर भारद्वाज दिव्या से कहते हैं, मुझे तो अमित और उसकी फैमिली अच्छी लगी, समायरा खुश रहेगी वहाँ, तुम क्या कहती हो? दिव्या, हाँ मुझे भी अच्छे लगे वो लोग, पर अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मिस्टर भारद्वाज, हाँ कहो, तुम भी उसकी माँ हो, तुम्हें भी उसके अच्छे बुरे की चिंता है। दिव्या, मुझे ये लड़का जो आपसे मिलने आया था, क्या नाम था उसका? साहिल, हाँ साहिल भी अच्छा ही लगा, उसको मैंने पार्टी में देखा था, उसकी फैमिली के साथ अच्छे लोग थे। आप क्या कहते हैं, एक बार इन लोगों से भी मिलने तो? मिस्टर भारद्वाज थोड़ा सोचकर, हाँ लड़का तो अच्छा है, बिजनेस में भी इसका काफ़ी नाम सुना है, एक बार मिल लेने में कोई बुराई तो नहीं है। ठीक है, तो मैं उससे मिलकर उसे और उसकी फैमिली को जल्दी ही घर आने का इनविटेशन देता हूँ। ये सुनकर दिव्या बहुत ही खुश हुई। आखिर माँ तो ऐसी ही होती हैं जो अपनी बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर जाएं। खासकर एक माँ और बेटी के बीच मौजूद बिना शर्त के प्यार को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। सारे जहां में नहीं मिलता बेशुमार इतना सुकून मिलता है माँ के प्यार में जितना। सुबह में सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं। समायरा भी नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती है और मिस्टर भारद्वाज भी ऑफिस के लिए चले जाते हैं। दिव्या साहिल को कॉल करती है। साहिल कॉल उठाता है। दिव्या, हेलो साहिल बेटा, मैं दिव्या बोल रही हूँ। साहिल, ओह आंटी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? कहिए, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? दिव्या, हाँ सब ठीक हैं, तुम बताओ तुम्हारी फैमिली को दिल्ली घुमाएं या नहीं? साहिल, जी आंटी जी, वैसे भी काम पूरा हो गया है तो आज सब मुंबई के लिए वापस निकल रहे हैं। मुझे थोड़ा काम है तो मैं 2 दिन के बाद जाऊंगा। दिव्या, इतनी जल्दी क्या है अपनी फैमिली को वापस भेजने की? साहिल, अपनी फैमिली से मिलवाओ ताकि तुम्हारी और समायरा की शादी की डेट फिक्स कर सकूं। साहिल खुशी से कहता है, क्या आप सच कह रही हैं? हमारी शादी की डेट? अंकल जी से आपने बात की, वो मान गए? दिव्या भी खुशी से बताती है, हाँ मैंने बात की उनसे, फिलहाल तो वो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जल्दी ही घर पर बुलाने वाले हैं। साहिल, थैंक यू आंटी जी, मैं जानता हूँ ये सब आपके कारण ही हो पाया है। समायरा तो बहुत खुश होगी ना ये जानकर। मैं जल्दी अपनी फैमिली के साथ आपसे मिलता हूँ। दिव्या बताती है, वो समायरा को सरप्राइज देना चाहती है, इसलिए उसने अभी उसे ये बात नहीं बताई है और साहिल भी ये बात उसे ना बताए। फिर दोनों बातचीत करके फ़ोन रख देते हैं। दिव्या मिस्टर भारद्वाज को फ़ोन करती है और उन्हें साहिल और उसकी फैमिली को घर पर बुलाने की बात याद दिलाती है। मिस्टर भारद्वाज साहिल को फ़ोन कर ऑफिस आकर उनसे मिलने के लिए कहते हैं। मिस्टर भारद्वाज, हेलो मिस्टर साहिल। साहिल, हेलो सर। मिस्टर भारद्वाज, एक्चुअली साहिल, आपके बिजनेस के तरीक़ों से मैं तो ऑलरेडी इम्प्रेस हूँ और यू आर ऑल्सो अ नाइस पर्सन। मैं और मेरी वाइफ आपकी फैमिली से मिलना चाहते हैं ताकि और अच्छे से जान पाएँ, इसलिए मैं आपको और आपकी फैमिली को अपने घर लंच के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ। साहिल, थैंक यू सो मच सर, इट्स माई प्लेजर कि आपने मेरे काम को पसंद किया। मैं कल अपनी फैमिली के साथ आपके घर पर मिलता हूँ। फिर साहिल अपने होटल वापस आ जाता है। होटल आकर वो अपने मम्मी पापा से बात करने को कहता है। साहिल, माँ पापा, मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। अनीता, हाँ बेटा बोलो। साहिल, माँ संजना से जुड़ी एक बात बतानी है। अनीता, संजना के बारे में क्या बात है? सब ठीक तो है ना? साहिल, हाँ मम्मी सब ठीक हैं। एक्चुअली संजना का असली नाम समायरा भारद्वाज है और वो मिस्टर विक्रम भारद्वाज की बेटी है जो यहाँ के बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन हैं। अनीता और अनिल ये सारी बात सुन रहे थे। साहिल फिर कहता है, ये सारी बातें समायरा ने मुझे बहुत पहले मुंबई में ही बता दी थी और आप लोगों को भी बताने वाली थी, पर उससे पहले ही उसे दिल्ली जाना पड़ा और मैंने ये बात आप लोगों को नहीं बताई। अनीता, कोई बात नहीं बेटा, उसने भले ही अपनी पहचान हमसे छुपाई होगी पर वो एक अच्छी लड़की है, इतना तो मैं कह सकती हूँ। साहिल, जी माँ, उसने मुझे बोला था आप सबको बताने को पर मैंने नहीं बताया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अनीता, मुझे खुशी है तुमने खुद हमें ये बात बताई है। अब ये बताओ
हम संजना से कब मिलेंगे? मेरा मतलब है समायरा से कब मिलेंगे? अनीता और अनिल मुस्कुराकर कहते हैं, साहिल थैंक यू मम्मी पापा, आप दोनों ने इतने अच्छे से मेरी बात समझी। और एक बात बतानी थी कि मैं और समायरा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। अनीता खुशी से अनिल को कहती है, देखा अनिल जी, मैंने कहा था ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और भगवान ने मेरी सुन ही ली। मुझे तो संजना, मेरा मतलब है समायरा ही अपनी बहू के रूप में चाहिए थी। अनिल भी बहुत खुश होते हैं और साहिल को कहते हैं, ये तुमने बहुत अच्छी बात बताई साहिल, तुम्हारी मम्मी कब से ये बात सुनना चाहती थी। साहिल दोनों को खुश देखकर अच्छा महसूस करता है, फिर सारी बात उन्हें बताता है कि कैसे वो और समायरा एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और समायरा की मम्मी उनकी मदद कर रही। फिर बताता है कि कल मिस्टर भारद्वाज ने उसे और उसकी फैमिली को घर पर मिलने बुलाया है। अनीता और अनिल दोनों ही खुश होते हैं और अनीता कहती है, अच्छा तो ये बात है, ठीक है फिर तो कल उनसे मिलना ही होगा, उन्हें भी तो पता चले हमारे बारे में। हम वर्मा फैमिली भी किसी से कम नहीं हैं। अब तो उन्हें खुद साहिल और समायरा की शादी के लिए हाँ करनी पड़ेगी। दूसरे दिन एक तरफ जहाँ साहिल और उसकी फैमिली भारद्वाज के घर जाने के लिए पूरी तैयारी में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ समायरा, जो इन सारी बातों से अनजान थी, अपने कमरे में ही कुछ काम कर रही थी। तभी दिव्या आकर उससे कहती है, समायरा बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ और हाँ थोड़ा अच्छे से तैयार होना कि देखने वाला तुझे देखता ही रह जाए। समायरा, क्या बात है माँ, ऐसा कौन आ रहा है? दिव्या, तेरे लिए एक सरप्राइज है जो तुझे जरूर पसंद आएगा। समायरा, क्या सरप्राइज माँ, बताइए ना। दिव्या उसे तैयार होने को बोलकर चली जाती है। समायरा सोचने लगती है कि ऐसा कौन आने वाला है कि मम्मी इतनी खुश हैं और फिर तैयार होने लगती है। दोपहर में वर्मा फैमिली भारद्वाज के घर जाते हैं। दोनों फैमिली एक दूसरे से मिलते हैं। साहिल मिस्टर भारद्वाज को दिव्या को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है। अनिल जी भी मिस्टर भारद्वाज से हैंडशेक करते हैं और उनके लाया बुके और स्वीट्स उन्हें देते हैं। फिर सब हॉल में ही बैठकर बात करते हैं। तभी दिव्या समायरा को बुलाने चली जाती है। दिव्या ऊपर से समायरा को लेकर आती है। दोनों हॉल में पहुंचते हैं। समायरा को देख साहिल की निगाहें उस पर ही थम जाती हैं। समायरा ने गुलाबी रंग का सूट पहना था जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। दिव्या समायरा को कहती है, समायरा इनसे मिलो, ये हैं मिस्टर साहिल वर्मा, वैसे तो तुम इनसे मिल चुकी हो। समायरा साहिल की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा होता है। उसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है। फिर सामने उसकी फैमिली को देखकर बेहद खुश होती है और अपनी माँ की तरफ देखती है। दिव्या उसके कान में धीरे से कहती है, ये था तेरा सरप्राइज, आज तेरे पापा ने साहिल और उसकी फैमिली को हमसे मिलने के लिए बुलाया है। अब देखना जल्दी तुम दोनों का रिश्ता भी फाइनल हो ही जाएगा। फिर दिव्या एक एक करके समायरा को अनीता, अनिल और राहुल से भी मिलवाती है। सभी कुछ देर बातें करते हैं और फिर लंच करने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाते हैं। सबके लंच करने के बाद अनीता जी दिव्या से कहती हैं, थैंक यू दिव्या जी, आपने इन दोनों बच्चों के लिए जो किया उसके लिए बहुत सारा थैंक्स। दिव्या, अरे नहीं अनीता जी, ये दोनों बच्चे मेरे भी तो हैं, इन दोनों को तो मिलना ही है और ये दोनों खुश रहें, इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। अनीता, सही कहा आपने दिव्या जी, दोनों बच्चे हमेशा खुश रहें, हम दोनों माँ को तो यही चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद सब जाने को कहते हैं। सब बाहर निकल आते हैं। मिस्टर भारद्वाज और दिव्या वर्मा फैमिली को बाहर छोड़ने के लिए जाते हैं। समायरा हॉल में ही थी कि तभी साहिल अपना फ़ोन हॉल में ही भूल जाने का बहाना बनाकर हॉल में आ जाता है। समायरा उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। साहिल उसे गले लगा लेता है और कहता है, आई लव यू समायरा, और देखना जल्दी ही हम दोनों के सारे सपने पूरे होंगे, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। दोनों बहुत खुश थे। तभी अचानक मिस्टर भारद्वाज का एक इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल आ गया और वो अंदर हॉल में आ गए। उन्होंने साहिल और समायरा को एक साथ ऐसे गले लगे हुए देख लिया। उन दोनों को ऐसे इस तरह देखकर वो चौंक जाते हैं। उनका गुस्सा एकदम से तेज हो जाता है और गुस्से से वो बोलते हैं, समायरा। समायरा और साहिल इतनी तेज आवाज़ सुनकर घबरा जाते हैं और वहीं अलग खड़े हो जाते हैं। समायरा काफ़ी डर जाती है। मिस्टर भारद्वाज
समायरा के पास आकर कहते हैं, क्या तुम इसे पहले से जानती थी? समायरा डरते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली, जी 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 पापा। बस इतना सुनने की देर थी कि मिस्टर भारद्वाज गुस्से में आग बबूला हो गए और गुस्से में अपना हाथ उठाया, पर तभी साहिल सामने आकर उनका हाथ पकड़ लेता है। साहिल, सॉरी सर, पर आप ऐसा नहीं कर सकते। माना कि आप समायरा के पिता हैं, पर आप समायरा पर हाथ नहीं उठा सकते। मिस्टर भारद्वाज हाथ छिटक कर अपने कमरे में चले जाते हैं। समायरा रोने लगती है और कहती है, ये क्या हो गया साहिल, अब क्या होगा? पापा का गुस्सा कम नहीं होगा, वो नहीं मानेंगे। साहिल, तुम चिंता मत करो समायरा, सब ठीक हो जाएगा। अभी वो गुस्सा हैं, पर कब तक रहेंगे? देखना, उनका गुस्सा शांत होने पर सब सही हो जाएगा। तुम अपने कमरे में जाओ। साहिल बाहर की तरफ जाता है। जाते हुए वो दिव्या को देखता है और उनका हाथ पकड़कर कहता है, समायरा का ध्यान रखिएगा। और इतना कहकर वो कार में बैठकर होटल के लिए निकल जाता है। दिव्या हाँ तो कह देती है, पर उसे साहिल के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। दिव्या ने सोचा, कुछ तो जरूर हुआ है। साहिल के निकलते ही वो समायरा के पास जाती है। समायरा दिव्या को देख दौड़कर उसके गले लग जाती है और रोते हुए सारी बात बताती है। दिव्या, तू रो मत बेटा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करूंगी तेरे पापा से। वो तुम दोनों को एक साथ देखकर गुस्सा हो गए होंगे, पर जब उन्हें सच पता चलेगा तब वो भी मान जाएंगे। वो बताते नहीं हैं, पर वो भी तुझे बहुत प्यार करते हैं। समायरा, हाँ मम्मी, मैं जानती हूँ कि वो मुझे प्यार करते हैं, पर तब तक जब तक मैं उनकी बात मानती हूँ, वो मेरे और साहिल के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे। दिव्या, सबसे पहले तू रोना बंद कर और उल्टी बात सोचना बंद कर दे। मैं पापा से बात करती हूँ, सब ठीक होगा। दिव्या समायरा को समझाकर अपने कमरे में आ जाती है। वहाँ मिस्टर भारद्वाज गुस्से में बैठे थे। दिव्या के कमरे में जाते ही वो बोल पड़े, मिस्टर भारद्वाज, तुमने देखा, ये आजकल के बच्चे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और हमें पता भी नहीं चलने दिया, बस हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। दिव्या चुपचाप खड़ी थी। उसे चुपचाप देखकर मिस्टर भारद्वाज को शक हुआ और वो बोले, कहीं तुम्हें भी इनके बारे में पहले से पता तो नहीं था? तुम भी इनके साथ मिली हुई थी और मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? दिव्या, हाँ, मुझे समायरा और साहिल के बारे में पहले से पता था। मिस्टर भारद्वाज, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। दिव्या, मुझे माफ़ करिए विक्रम जी, मैं जानती हूँ कि आपको बता देना चाहिए, पर मैं एक माँ भी तो हूँ ना। मिस्टर भारद्वाज, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिव्या, तुम्हें क्या लगता है मैं समायरा की खुशियों का दुश्मन हूँ? अरे मैं भी उसका पिता हूँ और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, ये मैं भी चाहता हूँ। दिव्या, मैं आपको समायरा का दुश्मन नहीं बोल रही हूँ। विक्रम जी, हो सकता है आपको ये बात पहले पता चलती तो तब भी आप गुस्सा करते, ये आपको अच्छा नहीं लगता, बस इसलिए आपको नहीं बताया। मुझे पता था कि साहिल और समायरा एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने उन दोनों को मिलाने में उनका साथ दिया। मिस्टर भारद्वाज, देखो दिव्या, मैं भी चाहता हूँ कि समायरा हमेशा खुश रहे, इसलिए तो उसके लिए सबसे अच्छा लड़का ढूंढ कर लाया हूँ। और ये बच्ची है, उसके अच्छे बुरे की कहाँ पहचान? पता नहीं ये लड़का साहिल ने झूठ बोलकर हमारी बेटी को फंसा लिया हो। मैंने अपनी बेटी को दुनिया की बेस्ट चीज़ दी है आज तक, और इसीलिए उसका जीवन साथी भी दुनिया का बेस्ट लड़का ही होना चाहिए। दिव्या को मिस्टर भारद्वाज की बातों से काफ़ी कुछ समझ आ रहा था। उसे समझ आ रहा था कि वो भी अपनी बेटी से बेहद प्यार करते हैं, पर कहते हैं ना, बेहद प्यार भी कभी कभी नुकसान पहुंचा देता है। बस यही हो रहा था। दिव्या मिस्टर भारद्वाज को समझाना चाहती थी, पर अभी वो गुस्से में थे, इसलिए उसने बाद में बात करने की सोची, जब उनका गुस्सा शांत हो जाए। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के टेबल पर मिस्टर भारद्वाज ने अमित के पिता को फ़ोन लगाया और उन्हें कहा कि समायरा के लिए उन्हें अमित पसंद है और वो ये रिश्ता पक्का करते हैं, साथ ही शादी 1 सप्ताह में करने की बात करते हैं। दिव्या वहीं ये सारी बातें सुन रही थी। फिर मिस्टर भारद्वाज ने दिव्या से कहा कि 1 सप्ताह में समायरा और अमित की शादी है, पर अभी वो 4 दिनों के लिए बाहर एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे हैं और आते ही शादी होगी। इतना कहकर वो निकल जाते हैं। दिव्या कुछ बोल भी नहीं पाई थी और वो सोच रही थी, अगर ये बात समायरा को पता चलती
तो उसे बहुत बुरा लगेगा, पता नहीं वो कैसे हैंडल करेगी। ये सब सोचकर दिव्या ने भी समायरा को कुछ भी नहीं बताने का मन बना लिया। अगले दिन दोपहर में कुछ लोग आते हैं, दिव्या से कुछ बातें करते हैं और फिर घर पर डेकोरेशन का काम शुरू कर देते हैं। समायरा अपने रूम में थी, तब उसे कुछ आवाज आ रही थी। जब उसने बाहर आकर देखा तो कुछ लोग घर के डेकोर पर काम कर रहे थे। समायरा ने दिव्या से पूछा, ये लोग कौन हैं और ये सब क्या हो रहा है? दिव्या, कुछ नहीं बेटा, वो घर पर थोड़ा रेनोवेट का काम हो रहा है। समायरा को दिव्या की बातों में झूठ साफ नजर आ रहा था, इसलिए उसने उन लोगों से पूछना ही ठीक समझा। समायरा, एक्सक्यूज मी सर, सर आप लोग यहाँ ये सब किसकी परमिशन से कर रहे हैं? डेकोर स्टाफ, जी मैडम, ये सब मिस्टर भारद्वाज के परमिशन से हो रहा है। एक्चुअली वो यहाँ नहीं हैं और उनकी इकलौती बेटी की शादी 1 सप्ताह में है, तो उन्होंने ही सब तैयार रखने को कहा है, इसलिए सारी प्रिपरेशन हो रही है। सुनकर समायरा के पांव तले से जमीन ही खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो भागकर अपनी माँ के पास जाती है। समायरा, माँ सच बताइए, क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पापा ने मेरी शादी अमित के साथ फिक्स कर दी है? दिव्या चौंक गई। उससे ना तो झूठ बोला जा रहा था और ना ही सच, बस वो इतना ही बोल पाई, हाँ। समायरा इतना सुनकर अपने कमरे में चली गई। दिव्या की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो समायरा को कुछ बोल सके, क्योंकि वो उसका दर्द अच्छे से समझ सकती थी। समायरा ने साहिल को कॉल किया और सारी बात बता दी। वो बहुत घबराई हुई थी। सारी बात सुनकर साहिल को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो समायरा को किस तरह दिलासा दे, जबकि वो खुद परेशान हो गया था। साहिल, समायरा तुम परेशान ना हो, मैं अंकल से बात करता हूँ और उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। समायरा, हम थोड़ी देर बाद समायरा को साहिल का कॉल आता है और वो बताता है कि मिस्टर भारद्वाज उसका कॉल नहीं ले रहे हैं। समायरा, अब हम क्या करेंगे साहिल? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। साहिल भारी मन से कहता है, देखो समायरा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। हमने एक साथ रहने के सपने भी देखे हैं, पर मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि अपने मम्मी पापा के परमिशन के बिना तुम मेरे साथ भी नहीं आ पाओगी, क्योंकि मेरी समायरा होने से पहले तुम अपने पापा की समायरा हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। समायरा, हाँ साहिल, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। आपके बिना रहना तो मुश्किल है, पर मैं रह लूँगी, पर शायद कभी खुश ना रह पाऊँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। साहिल बेचारा, उसने समायरा को तो कह दिया कि तुम जहाँ भी हो खुश रहो, पर अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था, जिससे समायरा को वो इतना प्यार करता था, जिसके लिए उसने इतना इंतजार किया, आज उसके मिल जाने के बाद फिर उसे हमेशा के लिए खोने वाला था। देखते देखते 4 दिन बीत गए थे। भारद्वाज के घर पर शादी की तैयारी चल रही थी, पर सबके चेहरे पर मायूसी थी। समायरा गुमसुम सी सिर्फ अपने कमरे में ही रहती थी। उसने बोलना भी कम कर दिया था। दिव्या ने बहुत कोशिश की उससे बात करने की, पर वो नहीं कर पाई। प्रिया ने भी उससे बात करनी चाहिए, पर समायरा कुछ बोले तब तो। आज 5वां दिन था। मिस्टर भारद्वाज लौट आए थे। आकर उन्होंने सारी तैयारी देखी और सब कुछ समझाते हुए अपने कमरे में चले गए। मिस्टर भारद्वाज दिव्या से, देखना दिव्या, मेरी बेटी की शादी मैं इतनी धूमधाम से करूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। उसकी शादी सबसे बेस्ट शादी होगी, मैं कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा। दिव्या, आप कितनी भी कोशिश कर लें विक्रम जी, पर कमी तो रह ही जाएगी। मिस्टर भारद्वाज, कैसी कमी? अभी बताओ, मैं उस कमी को भी दूर कर दूंगा। दिव्या, आपकी बेटी की खुशियों की कमी, उसकी मुस्कुराहट की कमी, ये सब तो नहीं होगी शादी में, और ना ही आप पूरा कर सकते हैं। मिस्टर भारद्वाज, दिव्या, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अभी थोड़ा दुखी है, पर बाद में सब ठीक हो जाएगा। आखिर मैं उसका पिता हूँ, मैं जो करूँगा उसके भले के लिए ही करूँगा। दिव्या, हाँ मैं जानती हूँ आप उसके भले के लिए करेंगे, जो भी करेंगे, तो फिर आपको दिख क्यों नहीं रहा कि वो खुश नहीं है, उसे ये शादी मंजूर नहीं है। वो साहिल को पसंद करती है और उसी के साथ सारी जिंदगी खुश रहेगी। मिस्टर भारद्वाज, बस करो दिव्या, बच्चे अगर गलत बात के लिए जिद करते हैं तो उसे समझाते हैं, ना कि उसे पूरा करते हैं। मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहता। इतना कहकर वो कमरे से चले जाते हैं। दिव्या मन ही मन कहती है, हे भगवान, अब आपका ही सहारा है।
मेरी बच्ची की खुशियाँ उसे दिला दीजिए। आज छठा दिन था। सारी तैयारी जोर शोर से चल रही थी। एक तरफ जहाँ सारे घर को फूलों से सजाया गया था, दूसरी तरफ तरह तरह के स्वादिष्ट खान पकवान बनाए जा रहे थे। आज समायरा की मेहंदी थी। हॉल में ही सारा प्रोग्राम चल रहा था। दिव्या कामों में व्यस्त थी। समायरा गुमसुम खोई हुई सी बैठी थी। उसके हाथों में मेहंदी लगाने वाली ने उससे दूल्हे का नाम पूछा तो उसने कहा साहिल। उसकी जुबां पर तो सिर्फ साहिल का ही नाम था। प्रिया थोड़ी देर से पहुंची। समायरा की जब मेहंदी कंप्लीट हो गई तो प्रिया ने देखा। प्रिया ने मेहंदी वाली से कहा, अरे आपने गलत नाम लिख दिया है, साहिल नहीं, ये अमित लिखना था। ये सुनकर समायरा ने कहा, इसमें इनकी गलती नहीं है। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है मेहंदी से नाम लिखने से, वो मेरा तो नहीं हो जाएगा ना। जिंदगी में साथ ना सही पर मेहंदी में ही कुछ दिनों के लिए मेरे साथ तो होगा। समायरा उठकर जाने लगी कि अचानक ही वो सोफे से टकरा गई। उसे बहुत जोर की चोट आई। वहां से मिस्टर भारद्वाज गुजर रहे थे। जब उन्होंने ये देख लिया, वो भागकर समायरा को आकर संभालने लगे। उन्होंने कहा, अरे समायरा बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज चोट लगी है, दर्द भी हो रहा होगा। चलो मैं ऑइंटमेंट लगा देता हूँ, दर्द कम हो जाएगा। समायरा ने उन्हें देखते हुए कहा, पापा ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। जो दर्द आप दे रहे हैं वो इससे कहीं गहरा है। ये दर्द तो फिर भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने जो दर्द दिया है वो जिंदगी भर मेरे ही साथ रहेगा और उसका तो कोई ऑइंटमेंट भी नहीं है। फिर वो कहती है, आप फिक्र मत करिए, मुझे अब दर्द के साथ जीने की आदत तो डालनी पड़ेगी। और वो प्रिया के साथ अपने कमरे में चली जाती है। मिस्टर भारद्वाज अपनी बेटी के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर वहीं खड़े रह गए। दिव्या भी दूर खड़ी सब देख रही थी। मिस्टर भारद्वाज अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गए। उनके कानों में समायरा की आवाज़ गूंज रही थी। उसका बोला हर एक शब्द उनको याद आ रहा था। दिव्या कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। फिर वो कहती है, क्या हुआ विक्रम जी, आप यहाँ क्यों चले आए? सिर्फ एक ही दिन बाकी है शादी में, सारी तैयारियां करवानी हैं। मिस्टर भारद्वाज बोझिल मन से कहते हैं, दिव्या आज मैंने समायरा की आंखों में जो मायूसी देखी है वो आज से पहले कभी नहीं देखी थी। मेरी बेटी इतनी मायूस, इतनी हताश है, ये मैंने देखा ही नहीं। उसके भीतर इतना दर्द है कि उसे बाहर की किसी चोट से कोई दर्द ही नहीं महसूस हो रहा। दिव्या उनके पास जाकर कहती है, यही तो मैं कब से आपको समझाना चाह रही थी। हमारी बेटी बहुत अच्छी है जी। उसने आज तक कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको या मुझे कोई तकलीफ हो। उसने तो हमेशा वो ही किया जो आप चाहते थे, हमेशा आपकी बातों को ही आगे रखा। मिस्टर भारद्वाज, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरी बेटी बहुत ही अच्छी है, इसलिए तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि उसे हमेशा बेस्ट मिले। और मैंने तो हमेशा से ही कोशिश की थी उसे हर चीज़ बेहतर मिले, वो हर बुराई से दूर रहे। पर वो इतना दुखी है ये मुझे कैसे पता नहीं चला। दिव्या, जानते हैं विक्रम जी, आप जब किसी से बेहद प्यार करते हैं तो उसकी हर खुशियों का ध्यान रखते हैं। आपने भी वही किया, पर आपका अपनी बेटी के लिए ये बेहद प्यार उसके लिए एक पिंजरा बन गया जिसमें वो कैद होकर रह गई। मिस्टर भारद्वाज, ये तुम क्या कह रही हो? दिव्या, हाँ ये सच है। ये बात तो मुझे पहले ही बोल देनी चाहिए थी। आपने अपनी बेटी के लिए अच्छा बुरा सब खुद ही तय किया। उसे कभी खुद से डिसीजन लेने का मौका ही नहीं दिया। उसे हमेशा पहले ही बोल दिया उसे क्या करना है। और आप ही बताइए, ये कैद की जिंदगी नहीं है तो और क्या है? मिस्टर भारद्वाज दिव्या की सारी बात चुपचाप ध्यान से सुन रहे थे। दिव्या फिर बोली, समायरा एक बहुत ही समझदार लड़की है। वो क्या कर रही है और क्या करना चाहिए उसे सब अच्छे से पता है। उसने आज तक कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमें तकलीफ हो, तो आगे भी क्यों करेगी? आपको क्या लगता है, क्या वो इतनी बड़ी नहीं हुई कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके? वो ले सकती है और मैं या आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो वही कर रही जो आप चाहते हैं। आपकी खुशी और आपकी रेपुटेशन के लिए वो खुद की खुशियों को भी कुर्बान कर दे रही। मिस्टर भारद्वाज के चेहरे पर पछतावा अब साफ दिखाई दे रहा था। दिव्या,
विक्रम जी, समायरा साहिल को पसंद करती है। आपको भी तो साहिल पसंद आया था ना, और हम दोनों ही साहिल से मिल चुके हैं, उसकी फैमिली से मिल चुके हैं। हमारी बेटी तो उनके साथ रह भी चुकी है। हाँ, समायरा हमें बिना बताए मुंबई गई थी और वहाँ वर्मा फैमिली ने ही उसकी मदद की थी। आप ही सोचिए ना, जो किसी अनजान लड़की की इतनी मदद कर सकता है, वो लोग दिल के कितने अच्छे लोग होंगे, जो लोग तो हमारी समायरा को अपनी बेटी जैसा प्यार करते हैं। मिस्टर भारद्वाज अब सारी बातें समझ पा रहे थे। उन्होंने कहा, अब मैं क्या करूं दिव्या? दिव्या, आप उसके पिता हैं, आपको अच्छे से पता है कि आपको क्या करना चाहिए, और मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप हमारी बेटी की खुशी और उसके चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होने देंगे। मिस्टर भारद्वाज हिम्मत के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं, थैंक यू दिव्या, हमेशा मुझे सही गलत में फ़र्क बताने के लिए, हमेशा मुझ पर यकीन करने के लिए। और तुमने सही कहा, मैं अपनी बेटी की खुशियाँ कभी कम नहीं होने दूंगा। और फिर मिस्टर भारद्वाज किसी को फ़ोन लगाते हुए कमरे से बाहर चले जाते हैं, और इधर समायरा अकेले अपने कमरे में बैठी थी। तभी साहिल का कॉल आया। साहिल, कैसी हो समायरा? समायरा, साहिल, आपके बिना मैं कैसे रह सकती हूँ? हर वक्त खुद से लड़ रही हूँ। कल मेरी शादी हो जाएगी और हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाऊंगी। साहिल कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, फिर भी उसने कहा, अपना ध्यान रखना समायरा, और जब भी मेरी जरूरत हो एक दोस्त की तरह मुझे याद कर लेना। समायरा, हाँ मैं जानती हूँ साहिल, आप मेरे लिए हमेशा हो, पर अब मुझे आपके बिना जीना सीखना होगा। अब मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। इतना कहते ही वो रोने लगी और फ़ोन कट कर दिया। साहिल भी उसे दोबारा फ़ोन करने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। वैसे आंखें तो साहिल की भी नम थीं। अगले दिन सब जल्दबाजी में थे, सब काम जल्दी जल्दी निपटाने में लगे हुए थे। दिव्या समायरा को उठाने के लिए गई तो उसका कमरा अंदर से लॉक था। दिव्या ने दरवाज़ा खटखटाया और बोला, समायरा बेटा दरवाज़ा खोलो। तो अंदर से समायरा ने जवाब दिया, आज मैं किसी से नहीं मिलना चाहती हूँ और आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समय पर तैयार हो जाऊंगी। दिव्या भारी मन से वहाँ से चली जाती है। वो ये बात मिस्टर भारद्वाज को भी बताती है। शाम को सब बारातियों का इंतजार करते हैं। बारात आती है। दिव्या और मिस्टर भारद्वाज दोनों मिलकर सबका बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। सब मंडप की ओर जाते हैं। सारे मेहमान मंडप के सामने लगे चेयर पर बैठ जाते हैं। पंडित जी शादी की तैयारी शुरू करते हैं। दूल्हे के साथ पूजा शुरू की जाती है। फिर दुल्हन को बुलाया जाता है। सब मंडप पर दुल्हन का इंतजार करते हैं। प्रिया समायरा को लाने जाती है। समायरा ने लाल लहंगा पहना हुआ था। इस लाल रंग के जोड़े में एक दुल्हन की तरह सजकर वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वो आंखें नीचे कर चुपचाप प्रिया के साथ चली आई। प्रिया ने उसे दूल्हे के बगल में बिठा दिया। पंडित जी जैसा कहते, समायरा आंखें नीचे कर चुपचाप सारी विधि करती जा रही थी। उसने एक बार भी अपनी नजरें ऊपर करके आसपास नहीं देखा। फिर फेरों का समय हो गया। पंडित जी ने कहा कि पहले समायरा को आगे चलना है। समायरा उठती है और अचानक उसकी नज़र सामने बैठे हुए शख्स पर पड़ती है। उसे देखकर समायरा चौंक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अमित था। उसके मन में सवाल उठने लगे, आज तो उसकी और अमित की ही शादी होनी है, तो फिर जिसके साथ वो 7 फेरे लेने जा रही है वो कौन है? उसने अपनी माँ की तरफ देखा। दिव्या उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी और खुशी से उसे कुछ इशारा किया। फिर उसने दूल्हे की तरफ देखा, पर उसका चेहरा फूलों के सेहरे से ढका हुआ था। दूल्हे ने अपना सेहरा उठाया तो सामने साहिल खड़ा था। साहिल को सामने खड़ा देख उसके चेहरे पर एक चमक सी आ गई और साथ में कई सारे सवाल भी थे। उसने अपने पापा की तरफ देखा जो उसके पीछे ही खड़े थे। मिस्टर भारद्वाज, मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची। मैंने हमेशा तुम्हें वही करने को कहा जो मुझे सही लगता था। मैंने कभी तेरे मन की सुनने की कोशिश ही नहीं की, और तू तो अपनी खुशियाँ भुलाकर मेरी हर बात को पूरी करती है। तूने एक बार मुझे रोका भी नहीं। समायरा मिस्टर भारद्वाज के गले लगकर रोने लगती है। आपको मुझसे माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने हमेशा मेरा भला ही चाहा है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मिस्टर भारद्वाज, मैं जान गया हूँ कि तेरी खुशी साहिल के साथ है और वो तुझे बहुत खुश रखेगा। फिर उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहते हैं, अब मुझे तेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखने हैं बेटा। देखो साहिल इंतजार कर रहा, जाओ उसके पास। वो साहिल की तरफ जाती है और कहती है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? साहिल, सॉरी समायरा, कल रात तुमसे बात करने के बाद मुझे अंकल का कॉल आया था। मैं तुम्हें आज बताने वाला था, पर फिर मुझे पता चला
आज तो तुम किसी से मिलना ही नहीं चाहती। वैसे अच्छा ही हुआ कि नहीं बताया, वरना तुम्हारे चेहरे पर आई इतनी कीमती मुस्कान कैसे देख पाता। सभी हंसने लगते हैं। साहिल अपना हाथ आगे बढ़ाता है और दोनों साथ फेरे लेते हैं और सारी रस्में पूरी कर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। फिर दोनों सबका आशीर्वाद लेते हैं। दिव्या और मिस्टर भारद्वाज खुशी खुशी अपनी बेटी को प्यार से विदा करते हैं। शादी के बाद साहिल और समायरा दोनों मिलकर ऑफिस का काम संभालते हैं और जरूरत पड़ने पर समायरा मिस्टर भारद्वाज को भी उनके काम में मदद करती है और इस तरह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। साहिल के प्यार ने समायरा को एक अलग ही पहचान दी थी कि वो खुलकर अपनी जिंदगी जी सकती थी और साहिल तो हमेशा उसके हर कदम पर उसके साथ था। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।